गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यतीन प्रताप आज आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेम के अंतर्गत जो हमारा पेपर चल रहा है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और उसके अंतर्गत हमारा टॉपिक है वो है मूल शिक्षा। नया 9वां अध्याय है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो मूल शिक्षा को समझते हैं पहले। मूल शिक्षा या वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन स्टूडेंट्स, इसको समझते हैं। मूल शिक्षा हमारे पेपर में रखने के पीछे क्या उद्देश्य थे शिक्षा शास्त्रियों के, क्या उद्देश्य थे भारत सरकार के, क्या उद्देश्य थे राज्य सरकार के। क्योंकि जब हम साहित्यिक रूप से या एकेडमिक रूप से किसी भी छात्र को एजुकेट करते हैं, शिक्षित करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके एक पक्ष का तो विकास बहुत बेहतर तरीके से होता है और उसके तमाम ऐसे पहलू होते हैं, तमाम व्यक्तित्व के ऐसे हिस्से होते हैं जिनका विकास नहीं हो पाता। आज के दौर की जो शिक्षा है, आज के दौर की जो एजुकेशन है, उसमें छात्र को बौद्धिक रूप से तो संपन्न बना दिया जाता है, लेकिन उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है, वो होता है आध्यात्मिक शिक्षा या आध्यात्मिक पक्ष। वो क्या होता है, वो अधूरा रह जाता है। इसलिए छात्र के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए छात्र को मूल शिक्षा दिया जाना, छात्र को वैल्यू एजुकेशन दिया जाना भारतीय समाज में बहुत आवश्यक है। यदि किसी भी छात्र को किसी भी तरीके से उनके मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाएगी तो निश्चित रूप से उसके जो व्यक्तित्व का विकास है वो अटूट रह जाएगा। इसीलिए शिक्षा शास्त्रियों का मंतव्य था, शिक्षा शास्त्रियों का मानना था कि डीएलएड में या जो शिक्षक का कोर्स है, शिक्षा का कोर्स है, चाहे बीएड हो, चाहे डीएलएड हो या चाहे यूटीसी हो, उसमें वैल्यू एजुकेशन निश्चित रूप से प्रदान की जानी चाहिए, ताकि छात्र प्रारंभिक कक्षाओं से ही, एलिमेंट्री एजुकेशन से ही अपने मूल्यों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़े। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि शिक्षा शास्त्रियों का मंतव्य क्या था, क्या भूमिका थी। अब देखेंगे वैल्यू शिक्षा का अर्थ क्या है। वैल्यू शब्द मूल्य शिक्षा या वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले मूल्य की बात करते हैं। मूल्य शब्द किससे बना है, अंग्रेजी के वैल्यू शब्द से बना है। मूल शब्द किससे बना है, वैल्यू शब्द से बना है, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। और ये एक लैटिन वर्ड होता है, लैटिन वर्ड है, उसको बोलते हैं वैलेयर, वैलेयर, ठीक है। ये एक शब्द है लैटिन वर्ड, इसको क्या करेंगे, लैटिन वर्ड है ये, लैटिन वर्ड क्या है, वैलेयर है, इससे बना है और इसका अर्थ होता है उपयोगिता, उपयोगिता या उपयोगिता के साथ साथ और क्या होता है इसका, कीमत, ठीक है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है उपयोगिता या कीमत। किसी भी चीज की वैल्यू क्या है, किसी भी चीज की उपयोगिता क्या है, किसी भी चीज का महत्व क्या है, किसी भी चीज की कीमत क्या है, तो यही क्या है, हमारे यही वैल्यू है, यही हमारा मूल्य है। तो इस प्रकार से मूल्य का हमने अर्थ जाना। मूल्य क्या है, मूल्य एक अंग्रेजी वर्ड है वैल्यू, जो एक लैटिन वर्ड होता है वैलेयर, उससे मिलकर बना है या उससे बना है, ठीक है। और वैल्यू, वैलेयर शब्द का जो ट्रांजिशन बोलते हैं या ट्रांजिशन कहते हैं, जो इंग्लिश का वर्जन है वैल्यू शब्द, उसका अर्थ होता है कीमत या उपयोगिता। इस प्रकार से वैल्यू वह तथ्य है या वैल्यू वह कीमत है जिससे किसी भी व्यक्ति की या किसी भी वस्तु की उपयोगिता को मापा जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने वैल्यू का अर्थ जाना। अब इसको समझते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। किसी भी वस्तु की कीमत क्या होती है, एक सन्यासी को एक लाल मिलता है और वो अपने शिष्य को देता है, रूबी को, जिसको रूबी बोलते हैं, वो अपने शिष्य को देता है और इससे ये कहता है कि तुम्हें इसको बेचना नहीं है, इसकी सिर्फ आपको कीमत करनी है और हमारे पास वापस आ जाना है। इस प्रकार से जब वो शिष्य अपने जो गुरु होते हैं, अपने जो टीचर होते हैं, उनकी रूबी को लेकर जाता है
सबसे पहले वो सब्जी वाले के पास जाता है, दिखाता है उसे, तो वो सोचता है ये तो कोई बहुत कीमती चीज़ है। उसको क्या करता है, वो कहता नहीं मुझे 10 रुपये में दे दो, मैं आपको आलू दे दूँगा। उसके बाद फिर किसी केले वाले के पास जाता है, वो कहता है कि ये देखो इसकी कीमत क्या है, तो वो भी यही कहता है कि ये आप 20 रुपये ले लो, मैं आपको अपने सारे केले दे दूँगा। इसी तरीके से धीमे धीमे वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाता है और अंततः वो एक बहुत बड़े जौहरी के पास पहुँचता है और जौहरी कहता है कि आप मुझे ये हीरा दे दो या ये अपनी रूबी दे दो, तो मैं इसके बदले अपने सारे आप मेरे पास धन दौलत है तो दे दूँगा। तो इस प्रकार से वो वापस अपने गुरु के पास आ जाता है और फिर वो जब पूछता है कि इसकी कीमत क्या रही, तो वो ये जवाब देता है, कहता है कि जो मैंने चीज़ आपको दी है, जो मैंने वस्तु आपको दी है, वो आपका एक व्यक्तित्व था, वो आपका क्या था, आपकी पर्सनैलिटी थी। आप चाहो तो आलू के भाव बेच सकते हो, चाहो तो गाजर के भाव बेच सकते हो और चाहो तो इसको अमूल्य बना सकते हो। इसलिए वैल्यू क्या है, वैल्यू किसी भी वस्तु की उपयोगिता होती है, किसी भी वस्तु की कीमत होती है, किसी भी वस्तु की जो उपयोगिता होती है वो होती है। इस प्रकार से हम लोगों ने वैल्यू का क्या जाना, अर्थ जाना। अब देखते हैं वैल्यू की परिभाषाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब परिभाषाएं देखते हैं। तो पहली परिभाषा है, वो है जॉन जे कैन के अनुसार। नंबर 1, जॉन जे कॉन के अनुसार, जॉन जे कॉन के अनुसार, इसको कैन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर सही करेंगे, जॉन जे कैन के अनुसार। ठीक है, उनकी परिभाषा ये क्या कहते हैं, मूल्य के बारे में ये कहते हैं, मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक हैं। यहाँ से लिखते चले हम लोग, मूल्य वे आदर्श मानक, मूल्य वे आदर्श मानक एवं विश्वास है। मूल्य वे आदर्श मानक एवं विश्वास है जो मूल्य वे आदर्श मानक एवं विश्वास हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए होते हैं। समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मूल्य फिर समझते हैं। मूल्य वे आदर्श मानक एवं विश्वास हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश व्यक्ति ग्रहण किए हुए होते हैं। नंबर दूसरी परिभाषा है, वो है आगवर्ण के अनुसार। नंबर 2, आगवर्ण के अनुसार। आगवर्ण के अनुसार। स्टूडेंट्स, आगवर्ण क्या कहते हैं, दूसरी परिभाषा है, न्यूमेटिक को से शुरू करेंगे। ये कहते हैं मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की पुष्टि करे। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की पुष्टि करे।
तुष्टि करे। ठीक है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। जैसा व्यक्ति चाहता है या जो व्यक्ति के लिए वांछित है वो उसकी आपूर्ति करे, वही क्या है, मूल्य है। इस प्रकार से हम लोगों ने 2 शिक्षा शास्त्रों की परिभाषाएं पढ़ी हैं, और भी शिक्षा शास्त्रों की परिभाषाएं हैं, वो आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एक और परिभाषा देख लेते हैं, वो है केसी ओटावे के अनुसार। केसी तीसरी परिभाषा है, केसी ओटावे के अनुसार। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं। ये कहते हैं मूल्य वे हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं, जिनके लिए एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, जिनके लिए मनुष्य जीते हैं, जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। आज आया तुम्हारी क्लास चल रही है। मूल्य वे हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। एक बात देख लेते हैं, हमने 3 परिभाषाएं बताई हैं। मूल्य क्या है, पहला एक बात समझ लेते हैं। हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? हाँ बताओ, मूल्य क्या है? शाबाश बेटा, ठीक है लगता है, तुमने सही बताया। मूल्य क्या है? मूल्य किसी भी वस्तु की कीमत है या उपयोगिता है जो उसके लिए महत्व रखती है। ठीक है, तो मूल्य क्या है? मूल्य मैंने अभी जैसे बताया, मूल्य लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है वैल्यू, उससे बना है। इसका अर्थ होता है उपयोगिता या कीमत। ठीक है, तो इस प्रकार से मूल्य का अर्थ हुआ। मूल्य का हम लोगों ने जाना था कि शिक्षा शास्त्रियों का मंतव्य क्या था। शिक्षा शास्त्री क्यों चाहते थे कि डीएलएड के कोर्स में मूल्य शिक्षा को दिया जाए या वैल्यू एजुकेशन को रखा जाए। तो मैंने बताया था कि कोई भी शिक्षा, चाहे वो एकेडमिक स्तर पर कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, यदि वो बौद्धिक विकास के साथ साथ व्यक्ति का या बच्चे का आध्यात्मिक विकास नहीं करती तो वो नहीं मानी जाती। क्योंकि बच्चे के व्यक्तित्व का एक पक्ष तो पूर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा पक्ष स्या रह जाता है, उसका विकास नहीं होता, अर्थात वह पूर्ण रह जाता है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य है बच्चे के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना। इसलिए हमारे कोर्स के अंदर, इस पेपर के अंदर क्या हुआ है, मूल शिक्षा को रखा गया है। तो ये कुछ बातें थी, इसमें से हमने 3 परिभाषाएं बताई, अर्थ हो गया था, उसका शाब्दिक अर्थ बताया था, उसकी भूमिका बताई थी, शिक्षा शास्त्रियों का मंतव्य क्या था वो बताया। इसके बाद जो 3 परिभाषाएं थी, जॉन के शिक्षा शास्त्री में जॉन से कैन के अनुसार उन्होंने कहा है मूल्य में आदर्श, मानक एवं विश्वास है जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश व्यक्ति ग्रहण किए रहते हैं या ग्रहण किए होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। दूसरी परिभाषा थी ऑकमैन के अनुसार, ये कहते हैं मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। ठीक है, इसको मैंने बताया। नेक्स्ट है वह केसी ओटावे के अनुसार, ये कहते हैं मूल्य वे हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं, अर्थात मनुष्य जिन आदर्शों के लिए, जिन विश्वासों के लिए, जिन मानकों के लिए अपनी सारी उम्र जीते हैं, अपनी उम्र को संघर्ष करते हैं, अपनी उम्र के लिए, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए संघर्ष करते हैं, वही उस व्यक्ति के लिए क्या होते हैं, मूल्य होते हैं। इस प्रकार से आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं मूल्य की प्रकृति या विशेषता। मूल्य शिक्षा की प्रकृति या विशेषता। इसको देखेंगे मूल्य शिक्षा की नेचर क्या है, उसके कैरेक्टर क्या है, या उसकी प्रकृति क्या है, इसको समझेंगे। तो पहला है
मूल शिक्षा की बहुत सारी विशेषताएं हैं, इनमें से एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उनका हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहली विशेषता है अमूल संप्रत्यय। नंबर 1, सिर्फ टाइटल लिखूंगा मैं, अमूल संप्रत्यय। इसको समझते हैं, एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो मूल्य क्या है, अमूर्त संप्रत्यय है, जो एक मानसिक क्रिया है, तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से जिसका विकास होता है, अर्थात व्यक्ति के मनस में मूल्यों का विकास होता है और जो उसके विभाग द्वारा परिलक्षित होता है। तो मूल्य क्या है, एक अमूर्त संप्रत्यय है, जो हमें क्या है, जो हमें प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई नहीं देता। हम क्या कर सकते हैं, इसको केवल महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मानसिक विश्वास है, मानसिक व्यवहार है। इस प्रकार से मूल्य क्या है, पहली विशेषता है मूल्य अमूर्त संप्रत्यय है। दूसरा है दीर्घ अनुभवों का परिणाम। नंबर 1 अमूर्त संप्रत्यय, नंबर 2 दीर्घ अनुभवों का परिणाम। दीर्घ अनुभवों का परिणाम। हाँ, तुम बताओ, दीर्घ अनुभवों का परिणाम क्या है? ये दूसरी विशेषता है, खड़े होकर बताओ, बैठ जाओ। दीर्घ अनुभवों का परिणाम से तात्पर्य है कि जो भी लंबे समय से जो भी हम लोगों ने व्यवहार करते हैं, जो भी हम समाज के साथ, व्यक्तियों के साथ, परिवार के साथ जो भी इंटरेक्शन करते हैं, और उनके द्वारा जो भी महत्वपूर्ण गुण होते हैं उनको आस्वाद करते हैं, उनको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, दीर्घ अनुभव का परिणाम कहलाता है। दूसरी विशेषता क्या रही, दीर्घ अनुभव का परिणाम। ये किसकी विशेषता है, मूल शिक्षा की विशेषता है। नेक्स्ट देखेंगे, वो है सामाजिक स्वीकृति। नंबर 3 सामाजिक स्वीकृति। इसको समझते हैं, प्रत्येक समाज में, प्रत्येक परिवार में, चाहे कोई राष्ट्र हो, समाज हो, परिवार हो, तो उसके अंतर्गत जो भी समाज रहते हैं उनके द्वारा जो मान्य व्यवहार होता है, जो सर्वमान्य व्यवहार होता है, जो आदर्शों पर आधारित होता है, जो नैतिक मानदंडों पर आधारित होता है, उसी को क्या होता है, सामाजिक स्वीकृति मिलती है। इस प्रकार से जो भी व्यवहार समाज द्वारा स्वीकृत होता है, जो भी कार्य समाज द्वारा स्वीकृत होता है, जो भी गतिविधियाँ मनुष्यों द्वारा की जाती हैं और जिसको समाज क्या करता है, अनुमोदित कर देता है, उसको क्या कहते हैं, सामाजिक स्वीकृति कहते हैं। तो ये क्या है, तीसरी विशेषता है मूल्य शिक्षा की। चौथा देखते हैं, चौथी विशेषता देखेंगे, वो है व्यवहारिक निर्धारण। व्यवहार निर्धारण, मैं लिख देता हूँ, व्यवहार निर्धारण। मूल्य शिक्षा के अंतर्गत व्यवहार को निश्चित किया जाता है, व्यवहार को एक निश्चित स्तर तक ले जाया जाता है, अर्थात व्यवहार के जो भी व्यवहार समाज द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो भी व्यवहार परिवार द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो भी व्यवहार विद्वानों द्वारा निर्धारित किया जाता है, वो क्या होता है, मूल्य शिक्षा की एक विशेषता बनकर उभरता है। नेक्स्ट देखेंगे, वो है मूल्यों का विकास। इसको छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला है मूल्यों का चयन। मूल्यों का चयन, इसको देखते हैं। मूल्यों का चयन व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार करता है। जिस व्यक्ति में, जो व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है, व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है, उन्हीं आदतों का, उन्हीं व्यवहारों का, उन्हीं आदर्शों का व्यक्ति चयन करता है। इस प्रकार से मूल्यों का चयन करना या मूल्यों का चयन भी मूल्य शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, पांचवी विशेषता थी। नेक्स्ट देखेंगे, वो है उचित कार्य प्रेरक। नेक्स्ट छठवां,
उचित कार्य प्रेरक इसको समझते हैं कुछ जिस प्रकार से हम केमिस्ट्री पढ़ते थे या पढ़ते हैं, उसमें कैटालिसिस होते हैं, उसमें प्रेरक होते हैं जो किसी भी रासायनिक क्रिया की गति में परिवर्तन कर देते हैं, जो किसी भी रासायनिक क्रिया को या तो बढ़ा देते हैं या उसको धीमा कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से मूल शिक्षा के अंतर्गत भी क्या होते हैं, कुछ व्यवहार होते हैं, जो कुछ कार्य होते हैं जो व्यक्ति को उचित कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मूल शिक्षा के निर्धारक कहलाते हैं, मूल शिक्षा के लिए उपयोगी कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये क्या था, मूल शिक्षा की या जो शिक्षा थी उसकी विशेषताएं थी या उसकी क्या थी, प्रकृति थी। नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारा, इसी में आगे बढ़ेंगे, वो है मूल शिक्षा के मूल्यों का वर्गीकरण। मूल्यों का अगला टाइटल है हेडिंग है मूल्यों का वर्गीकरण। हाँ तुमको बताओ कौन कौन से मूल्य होते हैं, नहीं पता, नहीं फिर भी बताओ, चलो कुछ समझ में आए। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। यहाँ पर एनसीईआरटी ने मूल्यों की वर्गीकरण की बात करेंगे। एनसीईआरटी ने, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एनसीईआरटी ने मूल्यों का वर्गीकरण में कितने प्रकार बताए हैं, मूल्यों का वर्गीकरण किया है, उसमें कितने भागों में उसका वर्गीकरण किया है या क्लासिफाई किया है। एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार मूल्य कितने होते हैं, मूल्य 83 प्रकार के होते हैं, 83 प्रकार के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 83 प्रकार के होते हैं। इनमें से मैं कुछ बता देता हूँ, बाकी आप लोग स्वयं देख लें। इनमें से सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, मानवीय मूल्य, तमाम जो मूल्य हैं वो क्या है, इसी के वाले। नेक्स्ट देखते हैं। अब सिंपली सामान्य रूप से मूल्यों के प्रकारों की बात करें। सामान्य रूप से इनका वर्गीकरण करेंगे तो पहला है परंपरागत मूल्य। पहला है परंपरागत मूल्य। हाँ तुम बताओ परंपरागत मूल्य क्या है। मतलब समाज में जो समाज के लिए उपयोगी होते हैं। नहीं, वो समाज के लिए सभी उपयोग होते हैं। मूल्य का मतलब यही है। मतलब जो आगे से चलता आया है वही। ठीक है, ठीक बताया। जो मूल्य क्या है, प्राचीन काल से प्रचलित हैं, प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, और उनको समाज क्या है, समाज परिवार क्या है, उनको मान्यता दी जा रहा है लगातार, उनको क्या कहते हैं, परंपरागत मूल्य कहते हैं। एक बार फिर समझते हैं। परंपरागत मूल्य वह मूल्य होते हैं जो दीर्घ काल से चले आ रहे होते हैं और समाज उन पर अपनी स्वीकृति दे देता है। इस प्रकार के मूल्य को परंपरागत मूल्य कहते हैं। नंबर 2 देखते हैं। अब नंबर 2 है आधुनिक मूल्य। नंबर 2 आधुनिक मूल्य। आधुनिक मूल्य इसको देखेंगे। आधुनिक मूल्यों के अंतर्गत तमाम तरीके के मूल्य आते हैं। सबसे पहले आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें कुछ मूल्यों का समावेश किया गया, जैसे कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहती है स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। ये सारे क्या हैं, ये मूल्य ही हैं। जैसे भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार
इसमें क्या है, स्वतंत्रता। नंबर 1 समानता, समानता। नंबर 2 स्वतंत्रता। नंबर 3 भाईचारा या विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व। अगला है सद्भावना, सद्भावना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता इत्यादि। ठीक है, बहुत सारे संविधान ने मूल्य बताए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख मूल्य थे जो मैंने बताए, जो खास तौर से समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, विश्व बंधुत्व की भावना, समाजवादी मूल्य, धर्मनिरपेक्ष मूल्य, ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट बताए गए हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मूल्यों का वर्गीकरण पढ़ा। अगला है, तीसरा है जीवन शैली में परिवर्तन के परिणामस्वरूप विकसित मूल्य। इसको बता देते हैं, आगे लिखते हैं। जीवन शैली में तीसरा तीसरा मूल्य है जीवन शैली में, जीवन, तीसरा मूल्य है जीवन शैली में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप विकसित मूल्य। विकसित मूल्य। तुमको अकेले कैसे आए और बच्चे क्यों नहीं आए? आए सर। कौन कौन आया है? इसका नहीं लाइब्रेरी में बैठने। हाँ, मुस्कान को तो देखा था मैंने अभी। और लड़कियां आ रही होंगी शायद। अच्छा, आ रही है। जीवन शैली में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो मूल्य विकसित होते हैं वो क्या है? वो भी मूल्य का एक टाइप है। जैसे हम आधुनिक समाज की बात कर रहे हैं, आधुनिक समाज के अंतर्गत बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो परंपरागत बातों को आधुनिक समाज छोड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ नवीन संस्कार विकसित हो रहे हैं, और जो नवीन संस्कार विकसित हो रहे हैं वही क्या है? वही विकसित मूल्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इसके अलावा तमाम विद्वानों ने अलग अलग, जो विद्वान हुए हैं, अलग अलग मूल्यों की बात कही है। ठीक है, आप लोग, हम उम्मीद करते हैं आप लोग जो भी इन्होंने विभाजन किया है अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने, उनको आप स्वयं देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस स्टेप में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो, आप कमेंट सेक्शन में जाएं, मैं वहाँ पर उसका सलूशन दूंगा। धन्यवाद।